नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे स्वास्थ्य के बारे में और स्वास्थ्य के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे हमारी 5 इंद्रियां। अगर हम इन 5 इंद्रियों को आध्यात्म की दृष्टि से देखें तो इनको वश में करके हम अपना जीवन बहुत ही सुखमय बना सकते हैं, आसान बना सकते हैं। और यही 5 इंद्रियां, इनको अगर हम शारीरिक दृष्टि से देखें तो इनकी देखभाल करके हम अपना जो शारीरिक जीवन है इसको हम बहुत अच्छा बना सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नाक, कान और गला इस विषय में। आज जानेंगे इसके बारे में कि इन अंगों का ख्याल कैसे रखें और अगर कोई परेशानी हो तो इस बदलते मौसम में, यानी कि जब मौसम गर्मी से सर्दियों की तरफ हम आ रहे हैं, तो ऐसे में इन अंगों का ख्याल कैसे रखें। और इस विषय पर बात करने के लिए, इस रोचक विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आ चुकी हैं श्री शिव प्रसाद गुप्त, मंडली ज़िला अस्पताल वाराणसी में कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रचना सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैडम और नमस्कार आपको। नमस्कार। जैसा कि मैंने अभी कहा कि अगर इसको आध्यात्म की दृष्टि से देखें तो भी हमारा जीवन सुखमय है और ये हमारे शरीर के ऐसे अंग हैं कि थोड़ी सी भी परेशानी होने पर हम इसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि ये आपस में जुड़े हुए कैसे हैं। जी बिल्कुल, नाक, कान, गला आपका एक सिंगल यूनिट है। हमें लगता है कि नाक की परेशानी है, जैसे मरीजों को बोलो कि नाक की वजह से आपके कान में दर्द है तो वो मानते नहीं हैं, उनको लगता है कि कान तो अलग है। वो एक सिंगल यूनिट है। एक ट्यूब होती है जो नाक को कान से जोड़ती है, और क्योंकि जैसा हम देखते हैं हमारी नाक बहती है, अगर हम उसको पीछे खींचें तो बलगम गले में जाता है, तो नाक का रास्ता गले से जुड़ा हुआ है, कान का रास्ता भी गले से जुड़ा हुआ है एक ट्यूब के माध्यम से। तो कोई भी इन्फेक्शन जो आपकी नाक में है वो बढ़ के कान तक पहुंच सकता है, कोई भी इन्फेक्शन जो आपके गले में है वो बढ़कर नाक तक और वहाँ से कान तक पहुँच सकता है। तो वो एक सिंगल यूनिट है। अगर आप बचाव करेंगे तो वो तीनों ही चीज़ें आपकी बीमारी से बची रहेंगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी एक भी अंग में परेशानी है तो ये सभी अंग प्रभावित होंगे। बिल्कुल। आम भाषा में डॉक्टर को भगवान का रूप दिया जाता है और आप एक ऐसे विभाग से आती हैं जो कि एक बहुत ही ज़रूरी एक हमारे शरीर का एक तंत्रिका तंत्र है। तो ये जब परेशानियां होती हैं, जब बड़े में होते हैं तो समझ में आता है, यही परेशानी जब बच्चों में होती है तो हम समझ भी नहीं पाते हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो हमारे अंग हैं इनकी दैनिक जीवन में हम देखभाल कैसे कर सकते हैं। देखिए, जैसे अभी ये मौसम बदल रहा है, गर्मी से सर्दी का मौसम बदल रहा है। आपके घरों में भी लोग होंगे जिनको सर्दी शुरू हो गई है या खांसी शुरू हो गई है। तो सबसे पहले तो जब भी मौसम बदलता है, जिन लोगों को थोड़ी सी भी एलर्जी होती है, एलर्जी ऐसी चीज़ है, आप एलर्जी सिर्फ कंट्रोल कर सकते हो। किसी भी चीज़ से आपको एलर्जी है, आप उसका सिर्फ बचाव कर सकते हो, उसको कम्प्लीटली क्योर नहीं कर सकते हो। तो अगर आपको एलर्जी है तो भी आपको बचाव करना होगा। घर में बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, ठंड का मौसम है, सुबह के समय, शाम के समय जब थोड़ा सा टेम्परेचर डिप हो रहा है, ठंडा बढ़ रहा है, उस टाइम पे गर्म कपड़े पहने, अनायास ही घर से बाहर ना निकलें ठंड में बच्चों को लेके। जैसे शादियां हो रही हैं, पार्टियां हो रही हैं, तो लोग देर रात तक बच्चों को लेके बाहर घूम रहे हैं, उस केस में फिर बच्चों को सर्दी लग रही है। अच्छा, छोटे बच्चों को सर्दी होती है, हमें ही सर्दी होती है, नाक बंद होती है या नाक बहती है, तो कई बार ऐसा होता है कि कान में दर्द शुरू होता है, हमें समझ नहीं आता कान में दर्द क्यों हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि जो सर्दी है, जो इन्फेक्शन हुआ वो नाक के रास्ते से कान में पहुँच गया है। तो अगर आप थोड़ा सा सर्दी से बचाव कर पाएंगे, ठंडी चीज़ें नहीं लें, थोड़ा सा गला बांध के चलें। बच्चों में अगर बाहर निकल रहे हैं, बाइक पे निकल रहे हैं, ऑटो से निकल रहे हैं या रात में निकल रहे हैं तो टोपी पहनाएं, पैर ढक के रखें, हाथ ढक के रखें। उनसे अगर बचाव करेंगे तो आप सर्दी जुकाम से, कान के दर्द से, गले की खराश से बचे रहेंगे। और वैसे भी धीरे धीरे हम अगर देखें तो प्रदूषण बहुत हद तक बढ़ रहा है। अगर हम बहुत सारे बचाव करते भी हैं तो भी हम इस प्रदूषण से कैसे बच सकते हैं और जो बीमारी हमें प्रदूषण से होगी उससे कैसे बचे फिर? देखिए, सबसे अच्छा तरीका तो है, कोविड ने हमें सिखाया मास्क लगाना। तो अगर आप बाहर जा रहे हैं और आप मास्क लगा सकते हैं तो उससे अच्छा बचाव का तरीका और कोई नहीं है। क्योंकि आप अपने लेवल पे बस ये कर सकते हैं कि आप प्रदूषण फैलाने में हेल्प ना करें। उसके अलावा अगर आपको बचाव करना है तो हम तो यही बताते हैं, छोटे बच्चों को भी, बहुत छोटे बच्चे मास्क नहीं लगा पाते, जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनको आप अगर समझाएं तो वो मास्क लगा के जा सकते हैं। मास्क लगाएं, बाहर निकल रहे हैं तो कोशिश करें, बाइक वाले, ऑटो वाले, आप लोग मास्क लगा के निकलें। और बाकी तो पोल्यूशन, अगर आप सबका सहयोग रहेगा तो पोल्यूशन अपने शहर में कम होगा। यानी एक तरह से ये कह सकते हैं कि खुद का बचाव हम खुद ही करें तो ये बहुत बड़ी बात है। ज़माना बदल रहा है, डिजिटल हो रहा है, हम सभी आए दिन देखते हैं, हम चाहे जहाँ सफ़र कर रहे हैं, रोड पर हो, घरों में हैं, कहीं भी हम जा रहे हैं, बस हो, ट्रैफिक कहीं भी,
ईयरबड्स, ईयरफोन होना ये बड़े कॉमन से हो जी। गए हैं, जो छोटे से बच्चे से लेके हर एक आयु वर्ग में दिख रहा है। जी। इसके क्या साइड इफेक्ट हैं? ये लाइफ को आसान बनाने के लिए बने थे, लेकिन अब ये बहुत सारी परेशानियां क्रिएट कर रहे हैं। जैसे बच्चों की भी कोविड के टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई, तो बच्चों ने भी सबने ईयरफोन लगाना शुरू किया। ईयरफोन से कई तरह के इन्फेक्शन, सुनाई में कमी, और सुनाई में कमी मतलब परमानेंट हियरिंग लॉस की तरफ वो ले जाता है। तो अगर आप बहुत तेज़ साउंड सीधा कान में लगा के सुन रहे हैं ईयरफोन या ईयरबड्स, तो उससे ऐसा हो सकता है कि आप आजीवन फिर आगे बहरे हो जाएं। तो हम तो सबको ये एडवाइस करते हैं कि जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं हो, आपको अगर पढ़ाई करनी है तो आप स्पीकर पे पढ़ाई करिए। बहुत अगर यूज़ करना ही है तो कुछ समय के लिए यूज़ करिए, थोड़ी देर ब्रेक लीजिए, वरना अच्छा होगा कि अगर ईयरफोन, ईयरबड्स नहीं यूज़ करें। हाँ, इसका उपयोग नहीं करना बेहतर। अगर कर रहे हैं तो कम कर करें। दें। आप एक स्त्री हैं, साथ ही साथ एक डॉक्टर हैं, और हम आपसे जानना चाहेंगे आपके जीवन में कोई ऐसा पल जब आपको अपने इस काम पर बहुत नाज हुआ हो, फ़ख्र हुआ हो कि मैं डॉक्टर हूँ और मैं समाज सेवा के लिए अग्रसर हूँ। मुझे हर रोज़ हॉस्पिटल पहुंच के अपने ऊपर फ़ख्र होता है जब मैं गरीब मरीज़ जो बिहार से आ रहे हैं, गाज़ीपुर से आ रहे हैं, किसी तरह से 2-2 दिन का सफ़र करके, तो मैं जब उनको देखती हूँ, उनको दवा देती हूँ, और वो जब अगली बार आते हैं और आशीर्वाद देते हैं, वो सारे ही बुज़ुर्ग मरीज़ आके बिटिया और हमारा गला ठीक हो गया, हमारी नाक ठीक हो गई, हमारा कान ठीक हो गया। तो मैं हर रोज़ अपने ऊपर फ़ख्र महसूस करती हूँ और भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे उन्होंने इस जगह पे पहुँचाया कि मैं इन गरीब लोगों का उनकी सहायता कर सकूं। आप सेवा कर रही हैं, सेवा भाव में है। स्नोफीलिया एक बहुत कॉमन सी बीमारी है। हमने देखा है कि जब भी ये बीमारी किसी को होती है तो वो नाक बहना या फिर लगातार परेशान होते हैं। तो ऐसे मरीजों को कैसे ठीक किया जा सकता है और ये होता क्यों है? देखिए, यूस्नोफीलिया बीमारी नहीं है। यूस्नोफिल एक तरह के सेल्स हैं आपकी बॉडी में, जो हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं उसमें आपको पता चलता है कि आपके यूस्नोफिल्स बढ़े हैं। वो एक एलर्जी का इंडिकेटर है। और जैसा ये जिस माहौल में हम रह रहे हैं, जितने प्रदूषण में हम रह रहे हैं, जितनी एलर्जी वाली चीज़ों से हम एक्सपोज हो रहे हैं, आप अगर आपके पास अगर 10 लोग हैं, आप 10 लोगों का भी टेस्ट करवाएं ना, उनमें हो सकता है 5 लोगों का यूस्नोफिल बढ़ा है। तो मोस्टली अब कुछ सालों में एलर्जी के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो वो बेसिकली एलर्जी है। एलर्जी हर किन किन चीज़ों से आपको एलर्जी है वो आपको पता कर पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अमूमन जो मरीज़ आते हैं वो बोलते हैं घर में जब मम्मी ने छौंक लगाई तो हमको छींकें आनी शुरू हो जाती हैं, घर में झाड़ू लगती है तो छींकें आनी शुरू हो जाती है, या बाहर धूल में निकलते हैं तो छींकें आनी शुरू हो जाती हैं। तो जिन भी चीज़ों से आपको एलर्जी है उनसे अगर आप बचाव कर पाएंगे तो आप बहुत दिनों तक, बहुत टाइम तक सही रह सकते हैं। अगर आप एक्सपोज रहेंगे उनसे बार बार, जैसे मौसम चेंज होता है, जब फूलों वाली ऋतु आती है, उस टाइम पे कुछ लोगों को एलर्जी बढ़ जाती है, कुछ लोगों की एलर्जी अभी गर्मी से सर्दी जब मौसम बदलेगा तब बढ़ जाती है। तो आप सिर्फ बचाव कर सकते हैं। आपकी नाक बंद हो रही है, आप गर्म पानी की भाप लें। ज़्यादा परेशानी हो रही है तो डॉक्टर को दिखाएं। बाहर निकल रहे हैं या घर में झाड़ू लग रही है, छौंक लग रही है, तो उस टाइम पर मास्क लगाएं, तो उससे आप बच सकते हैं। यानी एक तरह से ये कह सकते हैं कि व्यक्ति विशेष में जो भी एलर्जी है उसके मापक दंड अलग अलग हैं। ये हमें समझना, ये हमारे समझ के परे की बात है। ये समझ के परे की बात है। नहीं, बहुत सारी एलर्जी टेस्ट होते हैं। अगर ऐसा है कि आपको समझ नहीं आता, आम इंसान के तो समझ के बाहर है, तो उसके लिए फिर आप एलर्जी टेस्ट करवा सकते हैं। तो उसमें आपको पता चल जाता है कि आपको किन चीज़ों से एलर्जी है। जी, एक बहुत ही आम समस्या है जब ज़्यादातर घरों में होती है, सोते समय खर्राटे लेना। क्या ये इसका कारण क्या है और इसको होने से कैसे रोक सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोगों को इससे परेशानी भी होती है। जी, बिल्कुल। कई बार ये खर्राटे लेने की समस्या बहुत गंभीर हो जाती है, उसकी वजह से कई बार जान भी चली जाती है लोगों की। जी। हर उम्र में खर्राटे लेने की समस्या जो है ना, उनका कारण अलग अलग है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं, बच्चे मुंह खोल के सोते हैं, खर्राटे लेते हैं। उनमें कई बार देखिए तो जो गले में टॉन्सिल होते हैं, नाक के पीछे टॉन्सिल होते हैं, जिनको हम एडिनॉइड्स बोलते हैं, उन बच्चों में वो बढ़े होते हैं। तो जब बच्चा लेटता है, उसकी नाक पूरी तरह से खुली नहीं होती, तो वो सांस नहीं ले पाता, इस वजह से खर्राटे आते हैं। तो उसमें तो आपको डॉक्टर को दिखाना होगा, उनका एक्सरे होगा, ये जांच करेंगे हम कि किस वजह से उनको खर्राटे आ रहे हैं। दवाइयाँ चलेंगी, हो सकता है कई बार सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, सर्जरी हो ठीक हो जाए। बड़ों में देखिए, सांस लेने के लिए आपका मुंह, आपकी नाक दोनों ही बहुत ज़रूरी है। तो कई बार नेज़ल ब्लॉकेज की वजह से नाक में हड्डी बढ़ गई है, मांस बढ़ गई है, या नाक के पीछे कोई मांस हो रखी है, या आपकी जीभ काफ़ी मोटी है, जीभ की वजह से परेशानी हो रही है, तो उस वजह से कई बार ब्लॉकेज की वजह से आपको खर्राटे आते हैं। तो वो असेस करने के लिए आपको एक बार डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। उसको हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि आप तो सो गए, आपके बगल वाला जो है वो खर्राटों से परेशान है। हाँ, वो बताता है कि आपने रात में बहुत खर्राटे लिए, मैं सो नहीं पाया। तो अच्छा होगा कि आप एक बार डॉक्टर को जाके दिखाएं, इस चीज़ की जड़ पकड़ी जाए कि क्यों
किस वजह से खराटे आ रहे हैं और फिर उसका इलाज किया जाए। अभी आपने एक बहुत अच्छी बात बोली, टॉन्सिल। ये टॉन्सिल की परेशानी वैसे भी आम लोगों को होती है बदलते मौसम में, मुझे भी है कभी कभी, अब तो काफ़ी लंबा समय हो गया, तो बचपन से हुआ। तो ये किस वजह से होता है फिर? ये परेशानी बहुत दर्दनाक भी होता है, जैसे हम खाना नहीं खा पाते, पानी नहीं पी पाते, तो आम कारण इसका क्या है? फिर इससे कैसे बचे टॉन्सिल हो ना? आम कारण इन्फेक्शन है। अब वो इन्फेक्शन किसी भी चीज़ से हो सकता है। इस मौसम में अब जैसे थोड़ी सी ठंड शुरू हो रही है, आपने ठंडा पानी पी लिया तो आपको तो लगा हमने 2 घूंट पानी पिया है। होता क्या है कि गले की लोकल इम्यूनिटी जो है वो थोड़ी कम हो जाती है, तो वहाँ पे वायरस बैक्टीरिया अटैक करते हैं, आपके टॉन्सिल फूल गए, पानी घोटने में भी दर्द हो रहा है, दिक्कत हो रही है। तो मौसम बदल रहा है, उस टाइम पे थोड़ा सा बचाव करें। बच्चे जैसे बाहर जाते हैं, धूप में निकले, आइसक्रीम खा ली, होता यही है कि गले में थोड़ी सी इम्यूनिटी कम होती है, ऊपर से इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से टॉन्सिल बढ़ जाते हैं। बच्चों में, बड़ों में अगर ऐसा हो रहा है कि साल में 7-8 बार टॉन्सिल्स बढ़ रहे हैं और इतनी समस्या हो रही है कि स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं, बुखार भी हो रहा है, गले में दर्द भी हो रहा है, उस केस में फिर हम एडवाइस करते हैं कि हो सकता है सर्जरी की ज़रूरत पड़े। अगर कम हो रही हैं ये चीज़ें, आप थोड़ा बचाव कर पा रहे हैं, तो आप इनसे बच पाएंगे। यानी एक तरह से कह सकते हैं इम्यूनिटी की वजह से, क्योंकि कभी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर साल ही हाँ, हर साल ही हो। हाँ, तो यानी ये अगर बचपन में है किसी को और अगर वो प्रिकॉशन समय समय से ले रहा है, फिर उसको आगे नहीं ऐसा है कि नहीं होगा आगे? टॉन्सिल तो आपके साथ बचपन से लेके आपके मरने तक टॉन्सिल्स गले में रहेंगे, तो आप अगर बचाव कर पाएंगे तो वो ऐसे सर्दी जुकाम जैसी चीज़ है। अगर आप बचाव कर पाएंगे तो टॉन्सिल्स नहीं बढ़ेंगे, इन्फेक्शन नहीं होगा। आपने ठंडा गर्म किया, कभी नहीं होता है, कभी हो जाता है, तो जितना बचाव करेंगे आप उतना सेफ रहेंगे आप टॉन्सिल के इन्फेक्शन से। हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही ख़ास विषय पर, नाक, कान और गला। जब इस तरह की परेशानी किसी बड़े में होती है तो हम बहुत आसानी से समझ जाते हैं, कह देते हैं कि ऐसी परेशानी है, पर जब ये परेशानी बहुत छोटे बच्चों में, मेरा मतलब 6 महीने 1 साल के बच्चों में होती है, तो उनमें कैसे समझा जाए? देखिए, बच्चों में यूजुअली कुछ ना कुछ साइन सिम्टम्स होते हैं। कई बार आप समझ पाते हैं एज पेरेंट्स, कई बार नहीं समझ पाते हैं, डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आपका बच्चा है, बहुत रो रहा है, 6 महीने का बच्चा है, बहुत रो रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है क्यों रो रहा है, उसको सर्दी जुकाम हो रखा है, एक तो उसकी नाक बंद है या बह रही है, तो वो थोड़ा सा नाक की वजह से परेशान है। और कई बार बच्चों में सर्दी की वजह से कान तक इन्फेक्शन पहुंच जाता है, तो कान में भी दर्द होता है, बच्चा बता नहीं पाएगा। कई बार छोटे बच्चे कान तक हाथ लगाते हैं तो आपको लगता है कि हाँ कुछ हो रहा है, आप छू के देखते हो, जैसे ही कान दबाओगे वैसे ही बच्चा बहुत तेज़ चीखेगा, तो आपको समझ में आता है कि कान में दर्द हो रहा है। तो ऐसे केस में जैसे बच्चा है, छोटा बच्चा है, हम सबको बताते हैं कि छोटे बच्चे को दूध पिलाते हैं, माँ अपना दूध पिलाती है ना, कई बार माताएं लेट के दूध पिलाती हैं, माता भी लेट गई और बच्चा भी लेट गया, तो हम ये बोलते हैं कि क्योंकि बच्चों में जो नाक की ट्यूब होती है वो बहुत छोटी होती है और वो सीधी होती है, बड़े होने तक धीरे धीरे वो ट्यूब थोड़ी बड़ी हो जाती है और वो थोड़ी टेढ़ी हो जाती है। तो बच्चों में जब माताएं लेट के दूध पिलाती हैं तो वो दूध मुंह के रास्ते से ट्यूब से कान तक पहुंच जाता है और वो फिर वहाँ इन्फेक्शन कर देता है। वैसे ही सर्दी, नज़ला हुआ, सर्दी हुई, वो सर्दी भी कान तक पहुंच जाती है, उसकी वजह से कान में दर्द होता है। तो अगर बच्चों को थोड़ा सा सर्दी से बचा पाएंगे, या सर्दी हुई है और आपको समझ में आ रहा है कि बच्चे को कान में दर्द हो रहा है, तो उसको तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। और इसी मौसम में मुंह में भी छाले पड़ना एक आम बात है, वो क्यों होता है? क्योंकि वो होने पर भी बच्चे खाना पीना छोड़ देते हैं। मुंह में छालों का बहुत सारे कारण हैं। बच्चों में कई बार मुंह की सफाई नहीं हुई ढंग से, दूध रह गया, दूध चिपका हुआ है चारों तरफ, उसकी वजह से हो जाता है। कई बार किसी इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है। बड़ों में बहुत कॉमन कारण है पेट नहीं साफ़ होना। अगर गैस की समस्या है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, रोज़ाना लैट्रिन नहीं होती है, पेट साफ़ नहीं होता है, उसकी वजह से होते हैं। और बहुत बार बहुत सारे वायरल इन्फेक्शंस की वजह से भी छाले होते हैं। तो अगर छाले हो रहे हैं, आपको अगर रिकरेंट ओरल अल्सर्स हो रहे हैं कि बार बार होते हैं, तो पहले तो आपको ये देखना है आपको बहुत ज़्यादा गैस तो नहीं हो रही है, प्रॉपर आपको भूख लगती है, आप हरी सब्जियाँ खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, आपके डाइट में सारे विटामिन, सारे मिनरल्स हैं कि नहीं हैं, और अगर उसके बाद भी ठीक नहीं हो रहे हैं तो फिर आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, डॉक्टर को दिखाइए। आप एक बहुत अच्छे प्रोफेशन में हैं, आप डॉक्टर हैं, और ये जो हम जिस विषय पर आज बात कर रहे हैं, वक्त हो चला है कार्यक्रम से अब विदा लेने का, तो चलते चलते हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मौसम बदल रहा है, आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, कान, नाक, गला, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं बॉडी के। हम इनको बहुत सीरियसली लेते नहीं हैं। आपका पैर टूट जाए तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन अगर आपका कान बहता है तो आपको लगता है बह रहा है, ठीक है, बहता है ठीक हो जाता है, बहता है ठीक हो जाता है, पर ऐसा नहीं है। कान बहना गंभीर समस्या है, उसके लिए आपको डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। दूसरा, कान की सफाई। लोग आप अक्सर देखेंगे बाइक पे बैठे हैं, बाइक की चाबी कान में डाल के खुजली कर रहे हैं, माचिस की तिल्ली से कान खुजली कर रहे हैं। कान की सफाई, नाक की सफाई नहीं करनी चाहिए।
भगवान ने हमारा कान इस तरह से बनाया है कि जो भी कान में गंदगी बनती है वो धीरे धीरे अपने आप बाहर की तरफ आती है। आप जितनी सफाई करते हो, जितनी खुजली करते हो, वो गंदगी और अंदर जाती है और उससे आपको और परेशानी बढ़ती है। दूसरा, नाक जो है, नाक बहुत तेज़ ब्लो करके बहुत तेज़ साफ़ करने की ज़रूरत नहीं होती। जो भी नज़ला बनता है वो इस तरह से बनावट है आपके शरीर की कि वो सारा नज़ला नाक के पीछे के हिस्से से गले में जाता है, पेट में जाता है। तो उसको बहुत तेज़ आप नाक साफ़ करके उस बहुत सारी परेशानियों को दावत दे सकते हैं, जो हम अचानक से ऐसे करते हैं। जी। एक बहुत ही रोचक विषय पर हमने आज बात करी और हमने जाना कि नाक, कान और गला, इसका ख्याल कैसे रखें, क्योंकि ये हमारे शरीर के वो ज़रूरी अंग हैं जिनमें परेशानी होने से हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, वो चाहे हम हो चाहे वो हमारे अपने हो। तो हमने जाना एक बहुत ही रोचक बात, और डॉक्टर रचना सिंह, आपने बहुत ही अच्छी और रोचक जानकारी हमारे दर्शकों से साझा करी और अपना कीमती समय हमें दिया। इस स्वास्थ्य चर्चा में हमें बहुत अहमियत मिली। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।